मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज बायो क्लास। आज का टॉपिक हमारा यू बैक्टीरिया है। यू बैक्टीरिया के टॉपिक से पहले मैं आप सबको टीचर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। ठीक है, अच्छा, आज की हम क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। आज के हमारी क्लास का टॉपिक है वो है यू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हम जीवाणु पहले पढ़ रहे थे। हमने क्लासिफिकेशन में देखा था जब उन्हें 5 जगत वर्गीकरण किया था। आरएचपी टेकर का दिया हुआ 5 जगत वर्गीकरण था, जिसमें प्रोकैरियोटिक्स के अंतर्गत किसको रखा गया था? मोनेरा को। और मोनेरा में क्या आते हैं? जीवाणु यानी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की डिटेल हमारी हो गई थी। अब जो आज का टॉपिक है हमारा है यू बैक्टीरिया। हजारों यू बैक्टीरिया इस प्रकृति में पाए जाते हैं, लेकिन यू बैक्टीरिया की जो पहचान है वो किसके आधार पर की जाती है? कठोर कोशिका भित्ति के आधार पर। कठोर कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। अब कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि किसी भी पादप कोशिका के बाहर की ओर एक मोटे आवरण के रूप में पाई जाती है। यह सेलुलोज की एक लेयर होती है। मोटा आवरण जो इसको सुरक्षा प्रदान करता है, आकृति और आकार भी प्रदान करता है। ठीक है, इसके अलावा इस कोशिका भित्ति के अलावा इसमें कशाप और भी पाए जाते हैं। अब शायद कशाप वर्ड आपके लिए नया हो, मैं आपको चलो बता देती हूँ। आपने पैरामीशियम और यूग्लिना का स्ट्रक्चर आपकी बुक में देखा होगा। तो कुछ जंतुओं का जो शरीर होता है उनके शरीर पर इस तरीके की धागेनुमा संरचनाएं निकली होती हैं, जिनको हम कहते हैं कशाप। ठीक है, और एक और वर्ड आता है पक्षमाप। अगर आपने सुना हो तो वो अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको बता दूं। आपने पैरामीशियम का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा पिछली क्लासों में। तो पैरामीशियम के स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा कि उसकी सतह पर, बाहरी सतह पर इस प्रकार के छोटे छोटे तंतुनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इनको हम कहते हैं पक्षमाप। ठीक है, और इंग्लिश में हम कहते हैं इनको सीलिया। ठीक है, यानी पक्षमाप और सीलिया। कशाप जिनको हम कहते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला, फ्लैजिला यानी कशाप। कशापों की संख्या कम होती है, ये 1, 2, 3 या 4 से ज्यादा नहीं होते हैं। और खासियत ये होती है कि ये लंबे धागेनुमा संरचना या बॉल जैसी संरचना के रूप में पाए जाते हैं। जबकि पक्षमाप की संख्या ज्यादा होती है और इनका जो आकार होता है वो छोटा होता है। ठीक है, ये शरीर के किसी एक भाग या अंग पर पाए जाते हैं कशाप, जबकि पक्षमाप पूरे शरीर पर पाए जाते हैं। ठीक है, आ गया दोनों का डिफरेंस समझ में? अच्छा, ये मैं विशेषता बता रही थी आपको कि जितने भी जो यू बैक्टीरिया होते हैं उन यू बैक्टीरिया में बाहरी आवरण के रूप में एक कठोर कोशिका भित्ति होती है, जो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। ठीक है, और उनकी बाहरी भित्ति के अंगों पर फ्लैजिला पाए जाते हैं। अब फ्लैजिला क्या काम करते हैं? फ्लैजिला उस जीव को एक वातावरण में या एनवायरमेंट में फ्लोट करने के लिए, चलने के लिए या मूव करने के लिए हेल्प करते हैं। अब अगर फ्लोट या मूव करने की बात है तो आपको पता है कि फ्लोट कहाँ पर करेंगे? अधिकांश जो यू बैक्टीरिया होते हैं, ये जो यू बैक्टीरिया है ये जल में या अलवणीय जल के अंतर्गत, लवणीय जल के अंतर्गत एक कॉलोनी के फॉर्म में होते हैं। ये क्योंकि ये यू बैक्टीरिया है तो जनरली तौर पर ये जल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया है। एक विशेषता और इनके अंतर्गत होती है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने की क्षमता होती है। इसीलिए जितने भी जो ये यू बैक्टीरिया है इनमें से कुछ बैक्टीरिया को मैं नाम लेती हूँ आपको। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक, एनामिनम, ये इस प्रकार के बैक्टीरिया हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्लोरोफिल ए वर्णक है ये एक प्रकार का। जैसे आपने सुना होगा पेड़ पौधों में हरा वर्णक पाया जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, जो सूर्य के प्रकाश की क्रिया, जो प्रकाश संश्लेषण वाली जो प्रक्रिया है उसको संपन्न करता है और सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। ऐसे ही इनके अंदर साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत नीलहरे शैवाल आते हैं, जो कॉलोनी के फॉर्म में जल में रहते हैं। और ये क्योंकि ये देखने में ब्लू ग्रीन कलर के होते हैं, जिनको हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी।
ठीक है। और ये प्रकाश संश्लेषण, जब सूर्य का प्रकाश होता है तो ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसीलिए ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी यानी इनको किसी बाहरी माध्यम से पोषण ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये स्वतः ही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना करके वृद्धि करते हैं और जो जीवक की जितनी भी जो प्रक्रिया होती है, जैविक रासायनिक क्रिया, उन सभी क्रियाओं को संपन्न करने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो परपोषी के रूप में पाए जाते हैं। जनरली तौर पर मैंने एक चीज और बताऊं मैं आपको कि ये चट्टानों में या जितने भी जो हमारे समुद्री जो वातावरण होता है उसके अंतर्गत एक कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं। तो जहां पर ये कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं वहां पर अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इनके ऊपर एक जेलीनुमा एक आवरण पाया जाता है। वो जेलीनुमा आवरण इनका एक सुरक्षात्मक आवरण होता है जो इनको जल में रहने के लिए सुरक्षा भी प्रदान करता है। ये जनरली तौर पर जो नाइट्रोजन है, अधिकांशतः नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर इनका संश्लेषण करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। और कई जगह पर तो इनको भोजन के रूप में, कई जगह पर इनको खाद वगैरह या विभिन्न पदार्थों के रूप में उपयोग में इनको लिया जाता है। ठीक है। स्वपोषी जो बैक्टीरिया है उसके बाद आते हैं परपोषी बैक्टीरिया, यानी जिन बैक्टीरिया को जीवित रहने के लिए दूसरे जीवों पर जीवित रहना पड़ता है। ठीक है। ठीक है। ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स वर्ड आपने सुना होगा, नहीं सुना? स्वपोषी को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं और परपोषी को हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है। ये परपोषी जीवाणु है यानी हेटरोट्रॉप्स हैं, जिनको जीवित रहने के लिए विभिन्न क्रियाओं को क्रियान्वित करने के लिए दूसरे जीवों पर या दूसरे पदार्थों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके अंतर्गत ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं, जैसे सबसे मेन लैक्टोबैसिलस जो दही में पाया जाने वाला जो बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो जीवों में रोग उत्पन्न करने के लिए भी सक्षम होते हैं, या कभी कभी कुछ इसकी बैक्टीरिया की प्रजातियां पेड़ पौधों की रूट्स में पाई जाती है। मैंने उस दिन आपको बताया था कि कुछ प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो नोड्यूलेटेड रूट्स पाई जाती है। नोड्यूलेटेड रूट्स में बीच बीच में जड़ें पाई जाती हैं जिनमें राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो भूमि के अंदर नाइट्रोजन का संश्लेषण करता है। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो जमीन के अंदर रहकर विभिन्न पदार्थों को संश्लेषित करके भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होते हैं, लेकिन अधिकांश समय ये परपोषी बैक्टीरिया रोग उत्पन्न करते हैं। अब रोग कौन कौन से उत्पन्न कर सकते हैं? जैसे हैजा है, टाइफाइड है और टिटनेस रोग है, साइट्रस रोग है, कैंकर रोग है। ये पौधों और जीव जंतुओं में अधिकांशतः रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया या जीवाणु कहे जाते हैं। ठीक है। अब इनकी जो संरचना है वो तो आपने पढ़ ली, लेकिन इनमें जनन किस प्रकार से होता है ये भी देख लेते हैं। कि जीवाणु की जो संरचना है वो मैंने आपको बताया कि जो ये जो जीव होते हैं इनमें बाहर एक झिल्लीनुमा ही आवरण पाया जाता है और झिल्लीनुमा आवरण के अलावा इनके अंदर जो कोशिका के जो भाग होते हैं वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं, कोशिका द्रव्य में थोड़े से विलुप्त अवस्था में रहते हैं। बाहरी इसका जो आवरण होता है जो कोशिका भित्ति होती है, इस कोशिका भित्ति के अंदर यहाँ पर जो इसका केंद्रक होता है वो धीरे धीरे करके दो भागों में विभाजित हो जाता है और इसका जो डीएनए पदार्थ होता है वो भी दो भागों में विभाजित हो जाता है। धीरे धीरे करके ये खांच पड़ जाती है और यहाँ से ये कट होकर के दो भागों में विभाजित हो जाता है। बैक्टीरिया के अलावा एक और सूक्ष्म जीव मैंने स्टडी में आपको नहीं बताया, वो क्योंकि बैक्टीरिया के अंतर्गत भी नहीं आता। जो आरएच विटेकर का जो वर्गीकरण है उसकी 5 जगत की श्रेणी में कहीं पर भी नहीं आता और उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी जो जगत के अंदर का जो जंतु है वो है माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटा। ठीक है। माइकोप्लाज्मा है और माइकोप्लाज्मा जनरली तौर पर कई सारे वातावरण में पाया जाता है, पेड़ पौधों पर, जीव जंतुओं पर, लवणीय जल में, कहीं भी। अधिकांशतः ये रोग उत्पन्न करने में कामगार होता है, यही रोग उत्पन्न करता है। और जनन मैंने आपको बता दिया बैक्टीरिया में किस प्रकार से होता है कि शरीर दो खंडों में धीरे धीरे करके खांच बनाता है, कोशिका द्रव्य उसका डीएनए पदार्थ और केंद्रक विभाजित हो जाते हैं और ये दो जीव बना लेता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यू बैक्टीरिया के बाद, क्योंकि ये हम अभी तक पढ़ रहे थे मोनेरा कंप्लीट हुआ। अब आज हम पढ़ते हैं प्रोटिस्टा। ठीक है।
प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा में मैंने आपको बताया था ये एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। यूकैरियोटिक्स यानी इनमें कोशिका झिल्ली और जितने भी जो कोशिका के अंग हैं वो पूर्ण रूप से झिल्लीबद्ध होते हैं और स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसी लेकिन विशेषता केवल इतनी है कि इनमें केवल एक ही प्रकार की कोशिका पाई जाती है और जितने भी जो कार्य होते हैं इन जीवों के अंतर्गत वही एक प्रकार की कोशिका संपन्न करती है। यानी पाचन भी वही करेगी, श्वसन भी वही करेगी, उत्सर्जन भी उसी कोशिका के माध्यम से संपन्न होता है। यहाँ पर प्रोटेस्टा के अंतर्गत जो जीव आते हैं वो है अमीबा। अमीबा आपने नाम सुना होगा, ठीक है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। अब मैं आपको ना यूग्लिना की एक विशेषता बता दूं। अमीबा, पैरामीशियम आपने सुना होगा। यूग्लिना एक ऐसा जीव है जो पेड़ पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी माना जाता है। कड़ी, जैसे हमने पहले आपको बताया था कि विषाणु यानी वायरस वो हम सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं, क्योंकि उसमें जीवित जीव के लक्षण भी होते हैं और जिस समय वो क्रियाशील नहीं होता तो वो एक मृत के समान होता है, तो वो सजीव के अलावा निर्जीव के गुण भी रखता है, ठीक है। ऐसे ही यूग्लिना को हम पेड़ पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी मानते हैं, क्योंकि यूग्लिना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाता है। ये ग्रीन कलर का जीव होता है और जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता तो परपोषी के रूप में दूसरे जीव से भी अपना भोजन ग्रहण कर लेता है। इसीलिए यूग्लिना को जंतु और पादप के बीच की कड़ी माना जाता है। ऐसे हमारी प्रकृति में बहुत सारे जीव जंतु हैं जिनको हम दो फाइलम या दो समूह के बीच की कड़ी के रूप में देख सकते हैं और उनमें दोनों के ही लक्षण पाए जाने के कारण ही उनको उनकी कड़ी या चेन, कनेक्टेड जो चेन होती है उसके रूप में माना जाता है। अमीबा, अब यहाँ पर कुछ जीव ऐसे हैं जिनकी आकृति निश्चित होती है, कुछ की ऐसी अनिश्चित होती है। अमीबा एक ऐसा ही जीव है जिसकी जो आकृति होती है वो अनिश्चित होती है, ठीक है, इस प्रकार का जीव है। लेकिन ये अपनी बाहरी जो उसकी जेलीनुमा जो संरचना होती है उसके माध्यम से गति करता है। इस पर दो तरह का जो पदार्थ है वो दो फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है, एक जेल और एक सॉल्ट, ठीक है। अंदर वाला जो भाग होता है वो सॉल्ट के रूप में रहता है, लेकिन बाहर जो झिल्ली के आसपास जो भाग होगा वो जेल के फॉर्म में रहता है। और ये जब गति करता है तो ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। जेल सॉल में कन्वर्ट होता रहता है, जो सॉल है वो जेल में कन्वर्ट होता रहता है। जैसे जैसे ये मूवमेंट करता जाता है तो इसमें जो पदार्थ है वो आगे से पीछे की ओर खिसकते जाते हैं, जिससे सॉलेशन और जेडेशन वाली जो प्रोसेस होती है वो होती जाती है, ठीक है। ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने केवल नॉलेज के फॉर्म में डाला है। अब पैरामीशियम, मैंने अभी आपको बताया था, पैरामीशियम जो जीव है उसकी सतह पर छोटे छोटे सीढ़ियां या पक्षमा पाए जाते हैं जो इसको मूवमेंट करने में, साथ ही साथ उसके आसपास अगर कोई भोजन का कण होता है तो इसको पास तक पहुंचाने में भी सहायक होते हैं। यूग्लिना मैंने आपको पूरी सबसे पहले ये बताया, इसीलिए बताया क्योंकि इन दोनों से थोड़ा सा डिफरेंस होता है ये यूग्लिना। अच्छा, जन्म इन जीवों में अधिकांशतः अलैंगिक प्रकार के जन्म होता है, यानी विशिष्ट प्रकार की विधियों के माध्यम से इनमें जन्म की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब आपने अमीबा में पढ़ा होगा कि द्विखंडन विधि के द्वारा इसका जो शरीर होता है वो धीरे धीरे करके बीच में खांच बनाता है, केंद्रक और जो इसका जो सेंट्रल पार्ट है कोशिका द्रव्य वो धीरे धीरे करके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और यहाँ से इसमें खांच जैसी संरचना बनती है, जिससे इसका केंद्रक और जीव द्रव्य 2 भागों में बट करके 2 अमीबा या 2 से 4 अमीबा मानते हैं। अब अमीबा को अजर और अमर कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी समझ लो। क्यों? क्योंकि अमीबा से जब एक से दूसरा अमीबा बनता है तो उसी का जीव द्रव्य उसके अंदर मौजूद रहता है, ये नष्ट नहीं होता। सामान्य तौर पर कोई भी जीव जब अपनी संतति उत्पन्न कर देता है तो एक निश्चित समय अवधि के बाद उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन यहाँ पर डेथ नहीं हो रही है। यहाँ पर इसी के जीव से 2 शरीर बन रहे हैं, अब इसी से 2 अमीबा बन जाएंगे, इससे 2 बन जाएंगे, फिर इन दोनों अमीबा से फिर और 2 बनेंगे। इस प्रकार से इनमें अमीबा में विखंडन की प्रक्रिया होती रहती है और जो मूल जो अमीबा होता है उसका जीव द्रव्य और जो उसके अंदर के जो पदार्थ है वो उसके अंदर मौजूद होते हैं, इसलिए इस अमीबा को अजर और अमर अमीबा भी कहा जाता है या अमर जीव भी कहा जाता है। प्रोटेस्टा के अंतर्गत और भी जीव जंतु आते हैं। प्रोटेस्टा के अंतर्गत
जो जीव आते हैं उन जीवों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं वो मैं बताती हूँ आपको यहाँ पर। मैंने आपको बताया यूग्लिना को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है क्राइसोफाइटा। ठीक है। क्राइसोफाइटा के बाद आता है इसमें डायनोफ्लैजेलेटा। ठीक है। तीसरा जो इसके अंदर आता है वो आता है यूग्लिनोइड। चौथा इसके अंदर आता है अपंक कवक। अपंक कवक। और चौथा इसके अंतर्गत आता है प्रोटोजोआ। सबसे पहले क्राइसोफाइटा की बात करते हैं। क्राइसोफाइटा जो स्वच्छ जल होता है उसमें पाए जाने वाले जीव हैं और स्वतंत्र रूप से पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। क्योंकि इनमें फ्लैजेला पाए जाते हैं इसलिए ये आसानी से जल की सतह पर मूवमेंट कर सकते हैं या तैर सकते हैं या स्वतंत्र रूप से विचरण करते हुए या तैरते हुए पाए जाते हैं। इनकी जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है उस बॉडी की बाहर वाली जो कोशिका भित्ति होती है उस कोशिका भित्ति में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। यानी बॉडी की जो आउटर जो लेयर होती है उसमें छोटे छोटे से होल्स पाए जाते हैं। छेदमा संरचना क्योंकि अगर जो पानी है वो इसके साथ इसके अंदर से छिद्र में से होता हुआ बहता है तो पानी के अंदर सिलिका पाया जाता है। सिलिका जिसकी वजह से पानी इनके अंदर प्रवेश होता है तो छिद्रित होने के कारण इसमें जो सिलिका है वो भी पानी के साथ साथ उसमें प्रवेश कर जाता है। इसलिए इसकी सतह में सिलिका के कण पाए जाते हैं और सिलिका के कण पाए जाने की वजह से ये बाहरी जो इसका जो आवरण होता है वो एक कठोर आवरण के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। कभी कभी समुद्र की सतह पर बहुत सारे जो इसके जो जीव हैं क्राइसोफाइटा के वो इस पर इकट्ठे हो जाते हैं। एक समुद्र में एक लेयर बन जाती है जिसको हम कहते हैं एक नाम इसमें दिया जाता है डायटमी मृदा। डायटमी मृदा ये समुद्र में पाए जाने वाले प्रोटोजोआ हैं, छिद्रित होते हैं, सिलिका जमा होते हैं इसलिए इनको डाइटम्स भी कहते हैं। जब ये मृत रूप में उसमें नीचे लेयर के फॉर्म में जम जाते हैं तो उसको हम डायटमी मृदा कहते हैं। क्योंकि ये छिद्रित होती है इसमें सिलिका होता है तो छिद्रित होने की वजह से इसका जो काम है वो ज्यादातर इसके लिए उपयोग में लिया जाता है। डायटमी मृदा का छिद्रित होने की वजह से छानने के रूप में तेल है, सिरप है, दवाइयां हैं या पॉलिश करने के रूप में या घिसाई वगैरह करने के रूप में इस डायटमी मृदा का उपयोग किया जाता है। दूसरे पार्ट इसको हम गोल्डन प्रोटोजोआ भी कह सकते हैं या इसको हम सुनहरे जो प्लांट्स होते हैं सॉरी जो समुद्र में रहने वाले जो जीव होते हैं वो कहते हैं सुनहरे शैवाल। ठीक है। उसके बाद आता है डायनोफ्लैजेलेटा। डायनोफ्लैजेलेटा इसलिए कहते हैं डायनो मतलब है दो। इसके अंतर्गत जितने भी जो जीव आते हैं उन जीवों में दो फ्लैजेला पाए जाते हैं क्योंकि ये भी पानी के अंदर पाए जाने वाले हैं, लवणीय जल के अंतर्गत पाए जाने वाले जीव है लेकिन इनको मूव करने के लिए इसमें दो फ्लैजेला पाए जाते हैं इसलिए इनको डायनोफ्लैजेलेटा जीव भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत गोनियोलैक्स नामक जीव आता है। गोनियोलैक्स अब क्योंकि ये समुद्र में पाए जाने वाले हैं तो इनकी कुछ आकृतियां जो होती हैं वो विशेष प्रकार की होती हैं। इनमें कुछ वर्णक भी पाए जाते हैं जिसके कारण ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाने में भी सक्षम होते हैं। तीसरा यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड यानी यूग्लिना को कहते हैं। यूग्लिना स्वपोषी होते हैं और विषमपोषी दोनों ही प्रकार के होते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए वर्णक पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और अनुपस्थिति दोनों ही अवस्था में भोजन की जो उपलब्धता है उसको पूर्ण करने में सक्षम होते हैं। चौथे जो पाए जाते हैं वो है अपंक कवक। अपंक कवक ये मृतपोषी है। मृतपोषी प्रोटेस्टा है। क्यों? क्योंकि ये सड़े गले मृत जो जीव जंतु होते हैं उन पर पाए जाते हैं और अपंक कवक के रूप में ये पेड़ पौधे की जो ढूंढ होती है या जैसे बरसात में पेड़ को काट दिया तो उसका जो ढूंढ वगैरह रह गया या उसकी चट्टान रह गई या सतह रह गई, चट्टान वगैरह में भी एक लेयर या परत के रूप में पाए जाने वाले कवक है। ये कवक जरूर है लेकिन इनकी संरचना प्रोटेस्टा की जैसी होती है इसलिए इनको प्रोटेस्टा के अंतर्गत रखा गया है। प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ की बात करें तो सभी प्रोटोजोआ परपोषी के रूप में पाए जाते हैं। ये पक्षमार्गी भी होते हैं और परजीवी के रूप में सामान्य तौर पर रहते हैं।
ये प्राणियों में पुरातत्व संबंधी प्रोटोजोआ को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 4 भाग। एक अमीबीय प्रोटोजोआ, दूसरा इसके अंतर्गत अमीबीय प्रोटोजोआ के अलावा जो इसके अंतर्गत जो दूसरे प्रोटोजोआ आते हैं वो है कशाभीय, पक्षमाभी और स्पोरोजोआ। अमीबीय प्रोटोजोआ, कशाभीय प्रोटोजोआ, ठीक है, पक्षमाभी प्रोटोजोआ, पक्षमाभी प्रोटोजोआ और चौथा इसके अंदर आता है स्पोरोजोआ। ठीक है, इनकी आकृति, इनके आवास और इनकी संरचना के आधार पर इन प्रोटोजोआ को 4 भागों में विभाजित किया गया है। अमीबिया जो अमीबा के फॉर्म में पाए जाते हैं, अमीबा मैंने आपको पहले डिस्ट्रीब्यूट करके बता दिया। कशाभीय जिनमें कशाप पाए जाते हैं, यूग्लिना जैसे होता है। पक्षमाभी जिनके ऊपर पक्षमा पाए जाते हैं, जैसे लाइक पैरामीशियम। और स्पोरोजोआ जिनमें स्पोरोजोआ के समूह के अंदर विविध प्रकार के जीव जंतु आते हैं। जैसे इनके अंतर्गत कुछ पदार्थों का अभाव होने के कारण जैसे इनमें बीजाणु वाली अवस्था पाई जाती है, स्पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे जो बीजाणु बनते हैं, इसलिए इनको हम स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखते हैं। ये हमारा प्रोटेस्टा जगत का वर्गीकरण कंप्लीट हुआ। तीसरा जो जगत आएगा हमारा कवक यानी फंजाई। इसको हम नेक्स्ट आपकी जो बायो की क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए ओके, थैंक यू।